छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल चुके हैं। मानस सर हमारे साथ हैं तो काफ़ी तेज़ी से आंसर रहेंगे। हमारे साथ तपन जी भी हैं फंडामेंटल व्यू देने के लिए। आरती जैन जी का सवाल है, सर मानस सर जमुना ऑटो इसमें या अशोक लेलैंड में से किसी में फ्रेश एंट्री कर सकती हैं क्या ये? देखिए, पैटर्न तो दोनों के पॉजिटिव हैं, चाहे वो जमुना ऑटो हो या अशोक लेलैंड हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं थोड़े से लंबे समय के लिए तो आई थिंक थोड़ा रिस्की बेट जरूर है। बट मेरा समझना है कि जमुना ऑटो में पोटेंशियल है 125 से 130 की रेंज में जाने के लिए। तो आज की जो गिरावट है वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस आपको 94 के नीचे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, 2 से 3 दिनों का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आई थिंक अशोक लेलैंड पे करंट लेवल्स पे एक बेट लिया सकती है। 130 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 142 तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मझगांव डॉक पर। तपन जी का है, तपन जी से ही पूछेंगे फिर तो। तपन मंडल जी का सवाल है मझगांव डॉक का, इन्होंने 2742 रुपये के लिए हुए हैं। तपन जी 2 महीने का व्यू है, इसमें क्या आपका व्यू रहेगा? जी, आई थिंक ये स्टॉक नो काफी हद तक गिर चुका था बीच में, क्योंकि उनके रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। ऑलमोस्ट आप देखें कि 3600 से ऑलमोस्ट नो और 3600 के आसपास गया था, और अभी थोड़ी रिकवरी आई। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि आई थिंक नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में नो काफी अच्छी रिकवरी आएगी, क्योंकि यहाँ साइक्लिकल बिजनेस ज्यादा होता है। और जिस तरह से ऑर्डर होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की वजह से वो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट क्वार्टर में होता है। जितना मैंने मेजर उनका मैनेजमेंट का देखा था, आई थिंक काफी पॉजिटिव है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और कुछ इनको और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मैं लॉन्ग टर्म की ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके इस पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ये अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है, और अभी थोड़ा डिसेंट हुआ है कंपेरेटिवली। पहले तो बहुत वैल्यूएशन था, तो यस एट दिस लेवल और बाय एट डिप्स कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है पीडी गर्ग जी का। रोटो पंप सर 94 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। मानस सर मिड टर्म के लिए होल्ड या एग्जिट? प्रोटो पंप प्राइस 87 के आसपास चल रहा है। जी सर, इन्होंने 94 के लिए सर। ओके। तो देखिए, स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था, करीब 108 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। 82 के आसपास बॉटम बना और अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जगह तो सही है जहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो कंफर्मेशन 92 रुपीज के ऊपर आएगा, रिवर्सल का कंफर्मेशन। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अगर अगर आप एग्रेसिव होके फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, 92 रुपीज के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 104 106 तक की रैली इस वक्त दिखा सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है डीलिंग पर, पार्थ पटेल जी का। ये 697 रुपये के बाय कर चुके हैं। तपन जी इस पे गाइड करके बता दीजिए क्या करना चाहिए इनको। जी, डीलिंग अगर आप देखो ना, तो ओवरऑल मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में है। और अगर मैं इसका परफॉर्मेंस भी देखूँ ना, तो काफी नीचे था और काफी रिकवरी भी आई है उसमें, और डिसेंट है अभी, थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पीछे 3 साल से इतनी खास बढ़ी नहीं है। और इस बार का सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, इतना खास है नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम यहाँ से ये है कि मैनेजमेंट भी बोल रहे कि थोड़ा सुस्त रहेगा मार्केट यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बाकी बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है। इफ यू वांट यू कैन बुक अ प्रॉफिट, अगर आप ने अगर है तो। और कई और स्टॉक्स में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे अभी भी थोड़ी काफी काफी हद तक नो लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर अच्छे नहीं जा सकते, तो जिस तरह से कमेंट है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट एट अ हायर लेवल्स रहेगा इसमें। ठीक है। बलराम गुप्ता जी हैं टाटा मोटर्स, इसके बारे में जानना चाहते हैं मानस सर, क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, टाटा मोटर्स में अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो 674 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 725 है, वहीं पर आपके टारगेट होंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्लोज को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। तो उसके लिए तो 725 का आंकड़े भी ध्यान देना है, और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। ठीक है। स्टील एक्सचेंज, ये इब्राहिम जी ने लिया हुआ है 20 रुपये 57 पैसे का। आपका व्यू जानना चाहते हैं तपन जी, इस काउंटर पर क्या करें?
से स्टील एक्शन की मैं बात करूँ ना, तो काफी हद तक ना इसका परफॉर्मेंस इतना रहा नहीं है, और बहुत सारे नेगेटिव्स अगर आप देखो तो ऑलरेडी नो काफी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और आगे जाके भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम रहेगी इस स्टॉक्स में। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत वॉलेटिलिटी, कुछ ऐसा कुछ डायरेक्शन मुझे खास दिख नहीं रहा है। फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक काफी वीक लग रहा है, और अगर आप देखो 10 साल का भी, 10 साल से प्रॉफिट ही ग्रोथ नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये फंडामेंटली तो एग्जिट ही होगा एट एनी लेवल। और यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जाते कहिए, और ये लेवल पे भी एग्जिट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वायबल नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सैजिलिटी पर। अरविंद जी सर, 50 रुपये के लिए हुए 10,000 शेयर। मानस सर, इस कंपनी में अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% यूएस से ही आता है। हेल्थ केयर में सर्विसेज देती है ये कंपनी। अभी 46.5 रुपये चल रहा है। इसके मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि टैरिफ का तो इम्पैक्ट नहीं होगा उन पर, लेकिन हाँ हेल्थ केयर बिल का ज़रूर इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन कंपनी ने जो गाइडेंस दी थी वो ठीक ठाक दी थी, करीब 20-25% ग्रोथ की दी थी इस साल के लिए। आप कैसे देख रहे हैं सर, एक साल का विजन है इनका? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डेटा चार्ट्स पे थोड़ा कम है। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। एक हर्डल है 49 रुपीज के आसपास। एक बार ये 49 रुपीज का आंकड़ा ब्रेक हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जो ऑल टाइम हाई 56 रुपीज है वो भी टेस्ट हो सकता है, और शायद उसके ऊपर 62 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें और 40 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। तस्लीम आरिफ जी का सवाल है, जिंदल स्टील सर 800 तक जा सकता है क्या 2 से 3 दिन में? जिंदल स्टील ये कैसे 800 तक? तपन जी, इसके काउंटर के बारे में, जिंदल स्टील ये तो 1000 का चल रहा है। अगर इन्होंने टाइपो एरर भी किया होता, JSW स्टील भी लिखा होता, वो भी 1000 का चल रहा है। अब मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा ये 800 रुपये क्यों जाएगा। कोई खबर है या कुछ है तो अलग बात है। नहीं, अगर मैं जिंदा स्टील की बात करूं, देखो 2 दिन का मानस जी ज्यादा बेटर बोल पाएंगे, हाँ मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो लेकिन नहीं, जिंदा लेकिन स्टील ये में ऐसी मतलब ऐसी कोई खबर है आपके पास? मैं ये जानना नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ये रवि जी देखो, जिंदल स्टील अगर आप देखो ना तो ये काफी अभी बड़ा भी था, लेकिन अगर मैं फंडामेंटली भी देखो तो आई प्रीफर JSW स्टील कंपेयर टू जिंदाल स्टील, क्योंकि फंडामेंटली भी बहुत वीक है और बहुत ही वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ तो मैं ना ही बोलूंगा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अदरवाइज मानस जी ज्यादा बता पाएंगे 2 दिन के लिए। मानस सर, कोई चार्ट पे वीकनेस लग रही है क्या जिंदल स्टील के? देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो जिंदल स्टेनलेस के बारे में पूछा गया होगा क्योंकि जो 780 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अच्छा, पर ये इन्होंने मेरे सर ख्याल जिंदल स्टील से लिखा, मैंने सोचा कि जी, JSW स्टील या। नहीं, ये जिंदल स्टेनलेस के बारे में क्वेश्चन होगा। हाँ तो तो इसमें सर देखिए, व्यू तो बहुत ये पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल, बताइए सर। व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। 4 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा था जिसका टारगेट 815 रुपए के आसपास आता है। बट प्रॉब्लम यह है कि करीब 6-7 दिनों की रैली हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो पहला काम करना है कि स्टॉप लॉस को रिवाइज करना है, जिससे आपका जो लॉस है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो 767 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, और टारगेट आपके 800 नहीं 815 रुपए के आसपास के होंगे। ठीक है। जुगनू शाह जी का सवाल है, टाइम टेक्नो पर व्यू दे दीजिए। तपन सर, क्या लग रहा है आपको? रिपीट करेंगे जरा? टाइम टेक्नोप्लास्ट। हाँ, टाइप टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें देखिए ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर आप हो तो यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए। जो लास्ट टाइम भी प्रॉफिटेबिलिटी आई थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कमेंट्री और जिस तरह से सेक्टर जा रहा है ना, आई थिंक वहां से थोड़ा यहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है। तो और मैं स्टिल आई वेट फॉर 1 क्वार्टर। तो अगर किसी के पास है, आई थिंक वेट कीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ से। अगला सवाल हमें मिला है मैक्स हेल्थ पर, लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। मानस सर, क्या लग रहा है मैक्स हेल्थ का शेयर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पर? देखिए, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ठीक लगता है, हालांकि अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले करीब अगर आप 6-7 मंथ देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन है। 1200 रुपए पे सपोर्ट है, 1300 पे रेजिस्टेंस है। 1300 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर 150 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस 1190 के नीचे लगाना चाहिए। ठीक है। सुभोजीत रॉय जी का सवाल है, L&T फाइनेंस खरीदा है 215 रुपये पर। तपन सर, इसमें क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट पूछ रहे हैं।
सी L&T फाइनेंस अभी अच्छी पोजीशन में है। ओवरऑल अगर आप देखो तो एनबीएफसी भी काफी हद तक रिकवरी मोड पे है, क्योंकि जब से इंटरेस्ट रेट कटा है। और अगर आप देखो तो L&T फाइनेंस तो बहुत अच्छा खासा ऊपर भी गया है, लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पे। और आगे जाके भी जैसे इंटरेस्ट रेट होगा तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो सब पॉजिटिव रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, एनपीए कंट्रोल में। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है, आई थिंक होल्ड कीजिए। आई थिंक 1-2 साल में और अच्छे लेवल यहाँ से दिखेंगे, सो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए इसको। ठीक है। गादिया मिता जी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, प्राइम ने हमारी मेंबर भी हैं, प्राइम मेंबर। इनका सवाल है सर, ओला इलेक्ट्रिक मानस सर, कल इस काउंटर ने ज़बरदस्त मूव दिखा था, 20% के करीब का अपर सर्किट भी लग गया था ऑलमोस्ट एक दो बार। और उससे पहले दिन यानी कि परसों के दिन में भी अच्छी स्ट्रेंथ थी काउंटर में, लेकिन आज काउंटर ने बिल्कुल रिवर्स कर लिया अपने को। ये खतरनाक है आज का रिवर्सल, या कल खतरनाक था जब ये 20% चला था? देखिए, खतरनाक ट्रेंड नहीं, खतरनाक तो स्टॉक है, क्योंकि जिस तरह से बिहेवियर पिछले करीब अगर आप 8-9 मंथ में देखें तो स्टॉक तो डेफिनेटली खतरनाक है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि हम बिल्कुल टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें तो मूव मिला था जब रिवर्सल मिला था 44 रुपए के ऊपर, जिसके टारगेट 52 रुपीज के आस आते थे, लेकिन स्टॉक ने 54 का हाई बनाया और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चांस लेना चाहिए, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन तो चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि बना है। तो 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अगर 58 के लेवल ब्रेक होंगे, 58 एक अहम रेजिस्टेंस है, अगर 58 के लेवल ब्रेक होंगे, मेरा समझना है कि उसके बाद आपको करीब 75 से 80 रुपए तक की रेंज को स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए और 39 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी वोलेटाइल है। ठीक है। हालांकि कल इसमें एक खबर भी थी कि इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टेक बढ़ाया, हीलियस का नाम भी इसमें आ रहा है। तपन जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इनकी जो गीगा फैक्ट्री थी बेंगलोर में, वो जो बैटरी वाली थी, वो भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक के जो फाइनेंशियल्स थे उसमें बहुत सारे इनके वाद विवाद भी हुए कि जो कंपनी ने व्हीकल सेल किया उसको लेकर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि वो डेटा सही है नहीं है। लेकिन अब कंपनी तो ये कहती आई है कि जब इनकी बैटरी वाला जो कारोबार है वो शुरू होगा तो उससे कंपनी के मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप कितने सहमत हैं कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री से सो फार, और इस गीगा फैक्ट्री और जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे? विवेक जी, सच बोल रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के जो मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि पहली बार बयान दिए, पहले भी काफी टाइम हर क्वार्टर में बयान देते हैं और सब उनके नंबर्स कुछ अलग ही आते हैं। जब वो आईपीओ आया था तब बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बहुत पीछे रह गए कंपेयर टू दैट, टीवीएस, हीरो होंडा, बजाज ऑटो काफी आगे निकल गए। एक समय पे ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 था। और उसके रीजन भी है कि जो मॉडल में नए मॉडल्स नहीं आए, उनके सर्विस सेंटर में बहुत ही प्रॉब्लम्स है। एक साथ 3-4 सर्विस सेंटर ओपन करे, लेकिन वहां जाइए तो कोई क्वालिटी सर्विस नहीं मिल रही। तो ये सब देख के ना किसी को भी दिखेगा ही कि प्रॉब्लम में है कंपनी। और जिस तरह से सेल्स डाउन हुआ है वो कॉन्फिडेंस नहीं देती। देखो, एज ए इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपको ऐसी कंपनी में जाना चाहिए कि जहां जो गाइडेंस दे उसका कंप्लायंस भी हो। यहाँ मुझे हमेशा प्रॉब्लम ही दिख रहा है। तो ये जो, और बहुत ही वॉलेटाइल है, पता ही नहीं चल गया कल ओला इलेक्ट्रिक कहाँ जाएगा। तो ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक में, और ये जो बम्प अप आया, मैं यहाँ तो मैनेजमेंट कमेंट्री ने अच्छी दी है, गीगा फैक्ट्री चालू है, लेकिन मैं वो रिजल्ट में देखना चाहता हूँ। तो 1-2 क्वार्टर आई वेट, 15-20% महंगा खरीदेंगे, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आए तो ही बाई करना चाहिए। अगर बाई करना है तो बेटर है टीवीएस मोटर या हीरो होंडा या बजाज, जहां एटलीस्ट हमें दिखता है कि एक प्रॉपर ट्रेंड दिखता है। एक कंपनी है जीएमएम फॉडलर, पारस जी के पास है, 1527 रुपये के शेयर हैं। मानस सर, इनके पास 4 से 6 महीने का व्यू है। काउंटर इनकी खरीद से तो करीब 300 रुपये नीचे है। अभी क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने पिछले 3 हफ्ते में। अगर आप देखें तो स्टॉक 1400 से फिसलना शुरू किया है, 1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है कल ही चार्ट्स पे। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अगर ये 1220 पे रुक गया तो ठीक है, लेकिन अगर 1220 का लेवल ब्रेक हो गया तो मेरे ख्याल से 1120 रुपए की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। स्ट्रक्चर निगेटिव है, अपनी पोजीशन में एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 1219 का, 1219 का। उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जिनका लॉजिस्टिक का, इस पर होल्ड करना है या क्या करें? शैलेंद्र यादव जी का सवाल है, जिनका लॉजिस्टिक।
सी जिनका लॉजिस्टिक देखो बहुत ही अच्छा भागा है, ऑलमोस्ट ना कह सकते हैं कि जबरदस्त तेजी में अभी दिख रहा है। और अगर यहाँ अगर बाकी लॉजिस्टिक सेक्टर ओवरऑल भी अगर आप देखो तो थोड़ा अच्छा खासा अभी अपमूव भी आ रहा है। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इतना कुछ स्टेबल फाइनेंशियल्स नहीं है, काफी कहते हैं ना कि वॉलेटाइल रहा है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप इसमें हो तो आई थिंक बने रहिए, स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये साल का भी मुझे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक अभी ऊपर आ रहा है। एज लास्ट क्वार्टर का अच्छा था, इस क्वार्टर का ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर देखिए तो आप स्टॉप लॉस के साथ रहिए। थोड़ा 10-15% नीचे, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो शायद ऐसा भी हो कि नीचे आ सकता है जल्दी अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का। राहुल सिंह जी का सवाल है, न्यूलैंड लैब यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू जानना चाहते हैं 1 महीने के लिए। सर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए मानस सर। तो देखिए, ट्रेडिंग व्यू अगर है तो अभी अभी के लिए तो व्यू पॉजिटिव लगता है। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा। 13,250 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। पैटर्न पॉजिटिव है। अगर ये 14,240 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 15,000 से लेकर 15,200 भी हो सकता है। सुभाष राजा जी का सवाल है, HDFC का कॉल लिया है सितंबर एक्सपायरी का, क्या करें? मानस सर ये मैं आप ही से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अति शॉर्ट टर्म हो गया, रेफेंडो से जुड़ा हुआ शेयर है। HDFC पर सर आपका व्यू? देखिए, फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में 1960 पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। आपकी जो कॉल की पोजीशन है उसको होल्ड करिए। अब ऊपर की तरफ आपको एक लेवल ध्यान रखना है 2005 का। अगर 2005 के प्राइस को ब्रेक कर गया स्टॉक तो मेरा समझना है कि 2100 रुपए तक के भाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अभी के लिए होल्ड करने की कोशिश करनी है। और अगर आपको आपके पास कॉल में पोजीशन है तो मैं आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बोलूंगा। स्टॉप लॉस आपको 1974 का लगा के रखना है। ठीक है। PD गर्ग जी का सवाल है, रेफेक्स इंडस्ट्रीज इसमें 1 साल के लिए बाय कर सकते हैं क्या? तपन जी इसमें जब लॉक इन खुला था उस समय ये शेयर लॉक इन खुलने से पहले 470 रुपये का चल रहा था, जो इन्वेस्टर्स का, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन था। और उसके बाद इस काउंटर की ढंग से पिटाई हुई है, 100 रुपये ये नीचे है। अभी क्या करें सर? 100 रुपये नीचे सस्ता है, ले सकते हैं? जी यहाँ देखो क्या होता है कि इन सब में वही होता है कि जब आईपीओ आता है फिर बाद में काफी एंकर सेलिंग आती है, ऑल दैट, तो पता नहीं चलता क्या है। तो अगर किसी को वेट, आई थिंक लेना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा वेट कीजिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप, फिर ही आप लीजिए, क्योंकि एक तरह से बड़ा नो नीचे जा रहा है, हायर वॉल्यूम से नीचे जा रहा है, तो थोड़ा मैं तो बोलूंगा कि एक क्वार्टर वेट कीजिए फिर लीजिए, क्योंकि फिर ये हाईली रिस्की स्टॉक हो जाता है, तो आई थिंक वेट करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, सोम डिस्टिलरीज पर नितेश सारंगी जी का 163 रुपये का लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि मानस सर लॉस बुक करें शॉर्ट टर्म में या ना करें? मैं एक मिनट चार्ट निकाल लेता हूँ सोम डिस्टलरी का। SDBL के नाम से आएगा सर। SDBL राइट। हाँ जी। 141 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। जी। तो अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक ने लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है 170 रुपए से। बीच में स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया। अभी स्टॉक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक होप है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, 132 रुपए 135 रुपए की रेंज में यह एवरेज आता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 132 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, लेकिन इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करिए। अगर 150 रुपए के ऊपर निकले तभी यहां पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है। तरुण कुमार जी का सवाल है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इन्होंने 115 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए सर, 106 चल रहा है सर। इस काउंटर का जो परफॉर्मेंस था तपन जी, हमने इसको स्टॉक एक्सरे भी किया था अभी, आई थिंक इसी वीक में किया है, 2-3 दिन पहले, जिसमें कि इस काउंटर पर बात हुई थी। आई रिमेंबर कि 236 रुपये तक ये गया था साल 2023 या 24 में, और उसके बाद ये वन वे इसमें सेलिंग देखने के लिए मिली पिछले 1 साल में। यस, 2024 में ये गया था 232 या 36 रुपये, और वहाँ से वन वे सेलिंग आई। और उससे पहले 2023 में ये काउंटर हार्डली 35-38 रुपये का चल रहा था, और वन वे बाइंग आई इसमें जो 235 तक ले गई, 235-36 तक। तो अब ये 115 पर है सर, इसको लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से सोचें?
जैसे आपने आंसर दे दिया विवेक जी कि इस जिस तरह से वॉलेटाइल स्टॉक है ना, जिस तरह से स्टॉक बढ़ा है, तो हमें डाउट होता है कि यहाँ कौन है। फंडामेंटली भी मैं अगर देखूं तो अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर तो नहीं, इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही ऑलमोस्ट हाफ प्रॉफिट हो गया, और कंपेयर टू अर्लियर जो 260 अराउंड करोड़ के प्रॉफिट देते थे वो काफी हद तक अभी 80 करोड़ में आ गया। तो ये यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टिल कास्टिंग में और एक भी इश्यूज है कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री के आगे जाके गाइडेंस जो बताया कि वो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वेट करना चाहिए, लेने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है। आई थिंक वन हैज टू बी लिटिल बिट केयरफुल। देखो अगर आप देखो वैल्यूएशन देखो तो 11 का है, कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, पी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आउटलुक इतना अच्छा ना हो तो भी प्रॉब्लम। मैं यहाँ स्टिल आई वेट, यहाँ मैं जल्दी नहीं करूंगा लेने के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस, थोड़ा और नीचे आते फिर देख सकते हैं। ठीक है। एस के आहूजा जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और लिख रहे हैं कि फैन ऑफ योर शो मित्तल जी, थैंक यू सो मच सर। ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम SBI। इन्होंने सर दो IPO लिए हुए हैं, इनोवा कैप और आइनॉक्स इंडिया के कुछ इनके पास शेयर पड़े हुए हैं। ये जनरली IPO में के ही शेयर रखते हैं। आई रिमेंबर इन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल के भी शेयर रखे हुए थे। तपन जी, ये थोड़ा फंडामेंटल सवाल है, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूँ सर। इन दोनों पर आपकी राय, एग्जिट या होल्ड? जी देखो, इनोवा कैप अगर मैं बात करूँ ना तो ठीक है, फार्मा में स्टॉक है, और ना ओवरऑल अगर आप देखो इसका परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट डिसेंट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि ग्रोथ भी अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इवन ईयर ऑन ईयर मुझे ठीक लग रहा है, गाइडेंस भी ओवरऑल मैं देखूँ तो पॉजिटिव लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप बने रहिए। अब काफी 3-4 महीने से 4-5 महीने से सेम लेवल पे है। अगर ये टैरिफ का मामला सुलझता है और आगे जाके कुछ हो जाए तो यहाँ थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। और आइनॉक्स का कौन सा बोला था दूसरा स्टॉक, आइनॉक्स सर इंडिया। आइनॉक्स इंडिया। हाँ, आइनॉक्स इंडिया की बात करें वो भी इंजीनियरिंग एंड ऑल उसमें है। और स्टॉक ने अगर आप देखो ना तो ऑफ कोर्स अपने IPO प्राइस को ऊपर नहीं गया है, लेकिन ये भी एक ऐसे सेक्टर में कि जहाँ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगर मैं रिजल्ट की भी बात करूँ तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसेंट इनफ है, ज्यादा है नहीं। लेकिन वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ ओके लग रहा है। आई थिंक वेट कर सकते हैं दोनों स्टॉक, ऐसे कि आप वेट कीजिए। आई थिंक यहाँ से और तेजी आ सके दोनों स्टॉक में। ठीक है। मानस सर, अदानी विल्मर ये 350 रुपये का लिया हुआ है मल्लिका अर्जुन जी ने। सर इसको होल्ड करें या सेल करना पड़ेगा? सर बहुत ही सुस्त शेयर हो गया है, मतलब 250 से 280 की रेंज में फंसा हुआ है शेयर। रिजल्ट आ जाते हैं, रिजल्ट ठीक भी आ जाते हैं, 280 तक पहुंच जाता है, फिर नीचे आ जाता है 250 तक रिजल्ट के असर के बाद। क्या करें सर? देखिए, मेरा सजेशन है कि कभी कोई उछाल मिले और स्टॉक 270 से 275 की रेंज में आए तो वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फिर से फ्रेश खरीदारी करेंगे। अगर 290 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर से आप फ्रेश खरीदारी करिए, क्योंकि अगर 290 का लेवल ब्रेक होगा तो 340 350 की रेंज में आ जाएगा। अभी के लिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 290 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है। करण कुमार जी का सवाल है, विजुअस के शेयर पर 587 रुपये के लिए हुए हैं, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। तपन जी, इस पर आपकी राय? रिपीट करेंगे स्टॉक का नाम? विजुवियस। ओके। देखिए ये स्टॉक अगर आप देखो तो आई थिंक आप वेट कर सकते हो इसमें। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, आई थिंक रिकवरी आएगी आगे जाके मे बी। एंड जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सब भी मुझे नो थोड़ा है डाइसी, लेकिन आई थिंक थिंग्स विल बी सेटल डाउन। और ओवरऑल सेक्टर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके थोड़ी इसमें रिकवरी लग रहा है। तो आई थिंक इस लेवल पे वेट करना चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक होल्ड मेरा यहाँ रहेगा स्टांस। ठीक है तपन जी, आपने जो टाइम लिमिट मुझे दी थी मैं उस पर आपको फ्री करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं। रवि साहू जी लिख रहे हैं कि सर, वन ऑफ माई कज़न हैज़ लॉस्ट 22 लाख रुपी इन रमी सर्कल एंड ही सोल्ड 1.5 एकड़ ऑफ एग्री लैंड worth rupees 69 lakh in 20 days. He lost all the money in online rummy now. He is in the rehabilitation center, father of 3 girls, ban it. बिल्कुल, देखिए सरकार ने इसको बैन किया और यही एक प्ली भी रखी गई है कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान लोगों को लगा ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, जो लोग सट्टा लगा रहे थे और उसको बहुत सारे
बड़े लोग एंडोर्स भी कर रहे थे, जिसके चक्कर में लोग फंस गए। क्रिकेट में ही क्रिकेट की बहुत तरह की जो नए नए गेम्स थे वो चल रहे थे, और उसकी वजह से कितने लोग बर्बाद हुए। 45 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मानस सर, मतलब ये तो नंबर ही चौंकाने वाला है सर। 45 करोड़, 140 करोड़ लोगों का देश, 45 करोड़ लोग जुआ खेल रहे थे हमारे यहाँ पर। बेट लगाएं या कोई भी आप जब जैसे स्टॉक मार्केट भी होता है, ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग करनी होती है, अगर आपका जो बैकअप है वो रिसर्च नहीं है, किसी भी तरह का रिसर्च हो, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर ये रहेगा कि आप बैंक में पैसे रखें। और वो बेहतर तरीका है अगर आप पैसे को सेव करना चाहते हैं। अदरवाइज तो फिर और बहुत सारे ऑप्शन है, आप जहां पर भी चाहें वो अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी आपको। सर यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि लोगों को किक मनी की आदत है, और वो ये सोचते हैं कि वो 2 या 3% लोगों में उनमें चले जाएंगे लकीली, जहाँ पर कि बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि 97%, 95% लोग तो खोते ही हैं इस तरह की चीज़ों में। स्टॉक मार्केट में कम से कम थोड़ी वैल्यूएशन, थोड़ा सा एनालिसिस कुछ तो है, जो अगर हम क्विक ट्रेडिंग में जाते हैं या F&O ट्रेडिंग में जाते हैं, उसके कुछ एस्टीमेट्स तो हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी एस्टीमेट, क्या ही एस्टीमेट है, थोड़े बहुत तो हो सकता है तुक्केबाजी हो, थोड़ी कैलकुलेशन हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप पैसे कमा के ही निकलो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर दीपक जुगाड़ जी का। दिग्विजय सीमेंट पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक ने अपने पॉइंट मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रिगेन कर लिया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। मेरा समझना यह है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 88 रुपीज के नीचे लगा लें। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 112 से 116 की रेंज में हो सकता है। ठीक है। सौरभ गोयल जी का सवाल है साइन लाइफ पर। सर इस पर आपके टारगेट या स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? साइन लाइफ। साइन लाइफ जी, मैं देख लेता हूँ। SAILIFE सर, ये जी 930 रुपये का शेयर है जी। बिल्कुल। तो देखिए 930 रुपए का शेयर है, और यहाँ पर अभी अगर आप चार्ट देखें तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब अगर हम इस फ्लैग पैटर्न के टारगेट सेट करने हो तो वो 1030 के आसपास आते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए, स्टॉप लॉस को करीब करीब 884 के नीचे लगा के रखें। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर इसमें 549 की बाइंग है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। कुछ प्रॉफिट बुक भी करना है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। और नॉर्मली हम देखते हैं फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद एक शार्प मूव देखने को आता है, देखने को मिलता है। आज ऑलरेडी एक मूव देखने को मिला है, लेकिन नेक्स्ट मूव में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1000 रुपए का आंकड़ा स्टॉक टच कर सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिजेश एल जुड़ चुके हैं, IDBI कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग। ब्रिजेश सर, मैं आपके पास आता हूँ जस्ट 1 मिनट में मानस सर से आखिरी क्वेश्चन लेके, फिर आपके पास लौटता हूँ। मानस सर, अब चलने से पहले आपकी कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। तो देखिए पहले तो LTF पे ध्यान देना चाहिए। L&T फाइनेंस की ओके। बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 218 रुपए के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां अपने टारगेट 230 रुपए के आसपास के रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो मजगांव डॉक का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। 200 डे मूविंग एवरेज पे 5-6 दिन पहले सपोर्ट लिया था। आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है, जहां आप अपने टारगेट 3000 के आसपास के रख सकते हैं। करेंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 2760 के नीचे रहेंगे। ठीक है, 2760 का स्टॉप लॉस और 3000 के टारगेट, यानी कि आपको 60 रुपये का स्टॉप लॉस देखना है मजगांव डॉक पर, और 3000 तक के टारगेट, यानी कि 180 रुपये आपको अपसाइड मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। साथ ही L&T फाइनेंस, यहाँ पर सर ने बताया कि 217 या 18 के करीब का स्टॉप लॉस रखना है, 221 पर चल रहा है, और 230 रुपये तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। अब 222 आ गया। मानस सर, इसमें 218 का स्टॉप लॉस बताया ना आपने? जी जी, 218 का स्टॉप लॉस है और 230 के टारगेट्स है। 230 का टारगेट है। ठीक है, 8 रुपये का अपसाइड है और करीब 4 रुपये का डाउनसाइड है। तो यहाँ पर L&T फाइनेंस में आप पोजीशन बना सकते हो। मजगांव डॉक में तो बहुत अच्छा टारगेट सर ने रिस्क रिवॉर्ड दिया है, जहाँ पर कि सर ने बताया कि 2760 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के आप 3000 तक के टारगेट आप देख सकते हैं मजगांव डॉक पर। तो ये 2 काउंटर मानस जायसवाल सर की तरफ से, जो कि खरीदने की राय। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े,
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश सर, मार्केट में जिस तरह का कल मूव देखने के लिए मिला और इनफैक्ट आज भी मिल रहा है, क्या लग रहा है सर, स्ट्रेंथ लौट आई है या अभी और कुछ डेटा पॉइंट्स लेने बाकी हैं मार्केट को? हाय विवेक। मुझे लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ डेफिनेटली लौट आई है। 25,100 के ऊपर आज अभी सस्टेन करे। कल पहला दिन था जहाँ पे 25,050 के आसपास 50 दिन का मूविंग एवरेज बेसिकली कल निकाल दिया था और आज 25,100 भी निकाल दिया है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है, अंडरटोन बुलिश है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 25,200 कल तक के ट्रेडिंग सेशन में हम 25,200 आज लगभग आज का जो हाई है 25,145 का है। तो मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन तक 25,200 देखने को मिलना चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो हम ये सलाह दे रहे हैं कि थोड़े से करेक्शंस आता है। ये जो 25,100 का जो कॉल ऑप्शन है जो अभी करीब 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो आईवी के हिसाब से अगर हम देखें तो 25 के आसपास एक छोटा करेक्शन आ सकता है। तो वहां पे मुझे लगता है इंडिया मनी के कॉल ऑप्शन आज की जो एक्सपायरी है 25 के आसपास लेना बनता है। और वो हीरो जीरो आप बोलिए उस नजरिए से हो सकता है 25 रुपए का कॉल हो सकता है, एक स्पाइक मिल जाए जहाँ 50-55 हो जाए। वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे आज इंडेक्स में दिखाई देता है। ओवरऑल अंडरटोन बुलिश है, तो हम बाय ऑन डिक्लाइन का ही अप्रोच रखेंगे। जब तक 25,000 के नीचे नहीं ट्रेड करते व्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो 25,000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट, उसके ऊपर हम स्ट्रांग हैं, अदरवाइज हम थोड़ा सा वीक हो सकते हैं। लेकिन जब तक 25,000 को नहीं तोड़ता है तो बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। सर मैं सवाल जवाब ले रहा था दर्शकों के। एक सवाल मिला है हमें पुष्कर जी का आलोक इंडस्ट्रीज पर। 3,000 शेयर है सर, 19 रुपये 25 पैसे के। सर 29 तारीख को, वैसे तो मुझे सवाल अभी हम स्टॉक एक्सरे में रिलायंस पे ही बात करने वाले थे, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए ले लेता हूँ, 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम है, उससे पहले रिलायंस के शेयरों पर कुछ मूव लगता है क्या? आलोक इंडस्ट्री भी उसी ग्रुप की कंपनी है। आलोक का जो चार्ट पैटर्न है वो ठीक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस कहीं ना कहीं 30-35 जा सकता है, थोड़ा सा लंबे अवधि के नजरिए से, बट व्यू पॉजिटिव है। एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं हनीश संखला जी, ये पूछ रहे हैं सर फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल पर सवाल है इनका, इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले ही फैक्ट में करीब करीब 990 का लेवल है जहां से इसको एक बाई मिला है। तो 990 का इसका सपोर्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा नीचे मीन्स 1010 के आसपास आप इसको ट्रेडिंग की नजर से देख सकते हैं। 990 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और एक 1080 1080 या फिर 1100 तक का एक अपॉर्चुनिटी फैक्ट में डेफिनेटली है। एक हमारे दर्शक हैं गुजरात पीपा पर पूछ रहे हैं सर, इनके पास 164 रुपये के शेयर पड़े हुए हैं और 28 अगस्त को ये बोल रहे हैं कि 4.25 रुपये का डिविडेंड भी आ रहा है। और अशोक देवनाथ जी हैं गुजरात पीपा पोर्ट। सर इस पे क्या व्यू रहेगा? इनकी खरीद 164 की है लेकिन 4 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा 28 अगस्त को। विवेक वॉल्यूम्स वगैरह मिसिंग है, साइडवेज है, डिविडेंड के चलते थोड़ा उछाल आ सकता है, बट इसमें वैसे कोई एग्रेसिव बाइंग वाला स्ट्रक्चर नहीं है। 165 का जो लेवल है वहां पे इसको रेजिस्टेंस है, तो अभी 157 के आसपास शायद ये ट्रेड कर रहा है। तो बड़ा एक ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं है जहां से हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर वो डिविडेंड के चलते बाय करना तो कर सकते हैं। इसका 155 का लेवल जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वही उनको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दुर्गेश चौरसिया जी का सवाल है सर, लॉयड एंटरप्राइजेज इन्होंने 92 रुपये के लिए हुए हैं, राइट इशू भी है, लेना चाहिए कि नहीं? सर देखिए 92 रुपये के लिए हुए हैं, 75 रुपये आ गया है राइट इशू की वजह से। अभी इस काउंटर पर क्या व्यू रखना चाहिए? लॉयड एंटरप्राइजेस राइट? जी सर। हाँ मुझे लगता है इसमें व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा और इसमें कंटिन्यूशन रहेगा। व्यू मेरा पॉजिटिव है इसमें। ऑलरेडी ये सपोर्ट से चला है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि और 15-20 टके का मुझे इसमें मिल सकते हो, तो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए पोजीशन। ठीक है, शंकर जी पूछ रहे हैं, शंकर सिंह जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। पहले तो प्रणाम शंकर जी। आपका सवाल मैं मानस सर से नहीं, मैं ब्रिजेश सर से ले रहा हूँ।
JSW एनर्जी 522 रुपये के इन्होंने सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, और अदानी ग्रीन इन्होंने 990 रुपये के लिए हुए हैं। इन दोनों पर सर कोई है जो व्यू हो 6 से 12 महीने का? अडानी ग्रीन पे मुझे विवेक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अडानी ग्रीन हो सकता है कि वापस 1200 1250 जा सकता है। तो अडानी ग्रीन पे मुझे लगता है उनको पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। अगर पोजीशंस नए ऐड करने तो वो भी कर सकते हैं। व्यू पॉजिटिव अडानी ग्रीन के ऊपर। ठीक है। एक ये बोल रहे हैं कि सर एक वीक में कोई एक वीक में एक क्वेरी तो ले लीजिए। शंकर जी, आज मैंने आपकी दोनों क्वेरी ले ली है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कई बार शोज़ में, और बहुत सारे दर्शक ये अपनी नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि भाई मैं उनके सवाल नहीं ले पाता हूँ। देखिए, अगर दर्शक ज़्यादा होते हैं तो सवाल लेना सभी के लिए सभी का लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि सभी संतुष्ट हों, खुश रहें और सबके सवाल एंटरटेन हों। पारादीप फॉस्फेट, अजीत वारवारे जी का सवाल है सर, इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या रहेगा? प्रदीप फॉस्फेट, राइट? जी, पारादीप फॉस्फेट सर। ये 346 है। अंडरटोन इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है, बट मुझे लगता है पुल बैक आ सकता है, और ये पुल बैक अगर सस्टेन होता है तो फिर ये 380 या फिर 390 के करीब जा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है, बट ये अंडरटोन इसका बेरिश है, तो यहाँ पे उनको मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो नेस्को पर सवाल पूछे हैं लॉन्ग टर्म के लिए सर। ये 1447 रुपये चल रहा है, इस पर आपका व्यू? थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जिस हिसाब से इसका जो एक रैली आया है, मुझे लगता है हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मेरी ये सलाह रहेगी कि एक बार इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पहले आप कर लीजिए, क्योंकि 1450 या फिर मैक्सिमम 1500 के लेवल के आसपास यहाँ पे थोड़ा सप्लाई आ सकती है। नीचे नीचे आने की उम्मीद इसमें थोड़ा ज्यादा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 1200 के आसपास है, तो मुझे लगता है अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है तो थोड़ा ये फिसल सकता है। तो एक वो प्रॉफिट बुकिंग करें 1200 पे, अगर आता है तो फिर एक वो पोजिशन वहां पे आप रिव्यू या फिर वहां पे फिर से री एंटर कर सकते हो। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सैनी जी का। ये सवाल है इनका, सीमेंस और ग्रासिम, इन दोनों पर एडवाइस लेना चाहते हैं सर आपकी। सीमेंट्स में आज हालांकि एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अभी डीएसआई से उसमें ये स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सीमेंट्स का क्लोज अगर 3200 के ऊपर अगर आता है तो मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और ये वापस इसमें 100-150 पॉइंट का मूव आप सीमेंट्स में मिल सकते हैं। लेकिन इसका जो कंफर्मेशन 3200 के ऊपर, तो आप इसमें ध्यान रखिए। अगर आज के ट्रेडिंग में क्लोजिंग तक अगर ये 3200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें डेफिनेटली बाय करें। ग्रासिम अगर बात करें तो ग्रासिम में ऑलरेडी सेटअप पॉजिटिव है। 2850 का लेवल है जहां से इसको एक ब्रेकआउट आया था, और ये 3330 तक का एक लेवल इसमें दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे भी बाय करें, या फिर ग्रासिम मुझे लगता है कि एफिनो का भी स्टॉक है। इन द मनी के अगले महीने के अगर फ्यूचर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी ग्रासिम में। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं डीएलएफ पर अपना व्यू दे दीजिए सर। 700 रुपये के शेयर लिए हुए हैं निशा जी ने। डीएलएफ पे मेरा वैसा काफी स्ट्रांग व्यू है। डीएलएफ में फिर से एक आपको इमीडिएट मुझे लगता है ये अगले एक्सपायरी तक हो सकता है। सॉरी, नॉट अगला एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक का जो मंथली एक्सपायरी वहां तक मुझे लगता है 800 आपको देखने को मिल सकता है। और मेरा जो डायरेक्शनल व्यू डीएलएफ पे वो अभी और यहाँ से और तेजी का ही है। मुझे लगता है कि 850-900 हमें नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है। तो 800 तो मुझे ये हफ्ते अगले हफ्ते में लगता है कि आ जाना चाहिए। यहाँ से अगला 20 पॉइंट का मूव है। व्यू पॉजिटिव है, पोजीशंस को होल्ड रखें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोनिका गुप्ता जी, इनका सवाल है एस्टर डीएम सर 597 रुपये के लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है, क्या करना है इस पर? होल्ड करें। इसका जो सपोर्ट है 580 का है। मुझे लगता है ये 650 तक जा सकता है। 6 मंथ्स में तो डेफिनेटली जा सकते हैं। होल्ड रखना चाहिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डेली लाइफ के नाम से आईडी बना हुआ है सर, जेपी पावर और यस बैंक, दोनों में से किसी एक में अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या किस में ले सकते हैं सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये दोनों एक रेट के से शेयर हैं, 20-20 रुपए के करीब के, 19-20 रुपए के। एक तरफ यस बैंक और दूसरी तरफ जेपी पावर, क्या खरीदें?
तो गिवन ए चॉइस विवेक, मुझे लगता है कि मैं अभी एट दिस मोमेंटम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ कि जेपी पावर में जो एक प्रॉफिट बुकिंग आया था वो सपोर्ट पे आया। 18 का एक लेवल है जहाँ पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उस नजरिए से मैं चाहूंगा कि जेपी पावर में हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सक्सेस मंत्रा के नाम से एक आईडी बना हुआ है HPCL। इस पर सर आपकी राय जानना चाहते हैं। देहरादून से हैं अश्वनी पाहवा जी। HPCL में थोड़ा सा वेट करें। अभी जो 400 का जो लेवल है वो सपोर्ट जोन है। तो हाल ही का जो एक प्रॉफिट बुकिंग आया था या फिर जो भी एक छोटा करेक्शन आया था उसमें उसने ब्रेक किया। 390 के आसपास HPCL ट्रेड कर रहा है। अगर ये वीकली का क्लोज 400 405 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर अभी रिसेंटली जो लो बनाया है स्टॉक ने 383 का, तो वो स्टॉप लॉस से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, वापस से 450 तक जा सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर पर प्रकाश कुमार जी का। सर इस पर आपका व्यू? विवेक, इस पर थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा। अंडरटोन जो है वो थोड़ा सा बेरिश या फिर साइडवेज है। एक ही पॉजिटिविटी है कि ये स्टॉक में भी 120 122 का जो लेवल है वहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं। इसका जो पुल बैक है 135, इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है 135 वगैरह दिख जाता है तो ये मुझे लगता है एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं बॉम्बे डाइंग पर सवाल पूछे हैं हर्षित मंगल जी। 172 की बाइंग है सर, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे? टॉप लॉस आपको अभी का जो रिसेंटली 165 का जो लो है वही पकड़ना है और जो टारगेट है 185 का रहेगा। ठीक है। जय कुमार अग्रवाल जी एनवायरो इंफ्रा में पूछ रहे हैं सर, एंट्री कर सकते हैं क्या? ओके। थोड़ा मुश्किल है। 130 का लेवल है, 130 125 का लेवल है। अगर ये लेवल थोड़ा सेफ बेट हो सकता है क्योंकि जो उसमें जो स्टॉप लॉस है 120 के आसपास है, तो मुझे लगता है ये हो सकता है थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो आप करेक्शंस पे बाय करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है वोडाफोन आइडिया पर पिनाकिन पटेल जी का। सर इसमें क्या करें? ये तो शेयर खबरों में ज़्यादा रहता है, मूव में कम रहता है। 6 रुपये को 12 रुपया, उस नज़रिए से वो स्पेसिफिक इतना ही अगर आपको ट्रेड 12 रुपये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 8.5 9 का जो लेवल है यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के नज़रिए से काफी 1 रुपये का ही रिस्क बनता है आपका, 5 रुपये का रिस्क है। अगर आप 5 रुपये मीन्स 6.70 चल रहा है, अगर आप 5 रुपीज का स्टॉप लॉस कर सकते हैं तो वो स्टॉप लॉस से एक ट्रेड आप बना सकते हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम मुश्किल होगा बताना, बट होगा क्योंकि 9 9:30 का एक जो बाउंस है वापस टेक्निकल बाउंस, कुछ ना कुछ न्यूज आएगा तो फिर शायद वापस ये बाउंस तो कर जाएगा। हो सकते हैं 9 9:30 या फिर 10 के आसपास एक बाउंस बैक आ सकता है। यहाँ से रिस्क काफी लिमिटेड है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं EMIL इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। सर इस पर आपकी राय? बाय कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म का अगर वो नजरिया रखते हो तो 180 190 का व्यू बनता है इसमें। बॉटम बना रहा है स्टॉक 120 के जो लेवल है यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रहा है कहीं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर्स उसमें बाइंग डेफिनेटली कर रहे हैं। जून के सीरीज में और जुलाई के सीरीज में कुछ बाइंग्स देखने को मिले, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से जो लोअर साइड काफी कम है, 120 या 118 का इसका मैक्सिमम करेक्शन हो सकता है। वो जो मुझे लगता है वो होके अब एक नया उसमें उछाल देखने को मिल रहा है, तो बाउंस बैक की उम्मीद कर रहा हूँ। 180 185 का टारगेट मैं इसमें एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहा हूँ। ठीक है। NTPC ग्रीन सर, इसमें 112 की बाइंग है विष्णु प्रजापत जी की, इस पे आपकी राय? एवरेज कर सकते हैं वो, इसको एवरेज कर ले 100 के आसपास। इसको तो रिसेंटली जो करेक्शन आया था 100 के आसपास आया, तो मुझे लगता है कि 100 के आसपास आया तो वापस थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर ठीक है, साइडवेज है फिलहाल। जो इसका जो अपसाइड जो देख रहे हो 120 के आसपास देख रहे हैं हम लोग, तो 100 पे थोड़ा एवरेज करें और 120 के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग को देख के लिए सोचें। ठीक है। काफ़ी देर से सवाल पूछे जमुना ऑटो। सर जमुना ऑटो पर बात हो गई है, स्टॉक के नाम से जो आईडी बना हुआ है। मैं सवाल लूँगा संजीत कुमार जी का, JSW होल्डिंग
सर 13,201 रुपये के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं शेयर, इस पे क्या राय रहेगी सर? ओके, हाँ आई थिंक वो पैसे बना रहे, शायद 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 18,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, बढ़िया पैसा बन रहा है, लेकिन सर क्वांटिटी नहीं है। 10 शेयर हैं लेकिन पैसा अच्छा बन रहा है। देखिए 5,000 रुपये इनकी खरीद से ऊपर है, तो 5,000 इंटू 10 हाँ 50,000 रुपये बन मुझे रहे हैं। लगता है इसमें, हाँ नहीं नहीं होल्ड कर सकते हैं, 20,500 तक का व्यू अभी मुझे लगता है इसमें बाउंस आने की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। तो 20,000 तो पक्का मुझे लगता है आएगा करके, तो वहां पे देखिए, या फिर जो मेरा टेक्निकल लेवल्स है वो मुझे 20,500 के आसपास बता रहा है, तो 20,000 के आसपास जब भी बाउंस करे वापस एक बार रिव्यू कर लीजिए। वहां पे फिर अगर आपको बुक करना है या नहीं करना है, उस टाइम पे जो भी मार्केट सिनेरियो रहेगी उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं।